ये आपको पहले लेसन में आप लोगों को पढ़ाया गया था जय प्रक्रम। जय प्रक्रम में क्या होता है कि जीवों में जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं उन प्रक्रियाओं को हम लोग कहते हैं जय प्रक्रम। इसमें आपके क्या क्या चीज आती है? श्वसन आता है, जनन आता है, पाचन आता है, ठीक है। तो ये सारी क्या है? हमारी जैविक क्रियाएं हैं जो कि एक ही अवस्था में या डायरेक्टली एक ही बार में पूर्ण रूप से नहीं होती। उसको प्रक्रम का मतलब है प्रक्रियाएं आपस में समाहित होती हैं, इसलिए इनको हम लोग जय प्रक्रम करते हैं, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई। तो अब श्वसन की बात हम करते हैं। तो श्वसन की जब हम बात करते हैं तो श्वसन का मतलब है वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करने तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः छोड़ने की प्रक्रिया जो होती है वह कहलाती है हमारी श्वसन, ठीक। इसमें हमारे दो पॉइंट्स आते हैं कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र में अंतर क्या है, या ग्लाइकोलिसिस या क्रेब्स चक्र होते क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? जब आप वातावरण से आप ग्लूकोज को लेते हैं, जो भोजन आपने ग्रहण किया था उसमें क्या करते हैं? ग्लूकोज लेते हैं, उससे आपने ग्लूकोज प्राप्त किया। ग्लूकोज के अणु जो हैं ये टूटते किसमें हैं? पाइरुविक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। ऑक्सीजन जब उपस्थित होता है तो यह पाइरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। पाइरुविक अम्ल में परिवर्तित होने के बाद जब यह आगे विघटित नहीं होता तो यहाँ पे भी निर्भर करता है कि यह यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित है या अनुपस्थित। अगर ऑक्सीजन उपस्थित रहता है तो पाइरुविक अम्ल क्या बन जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति दर्शाता है। तो पाइरुविक अम्ल हमारा बनता है किसमें? एथिल एल्कोहल में, ठीक है, प्लस ऊर्जा के रूप में। लेकिन अगर यह ऑक्सीजन ना हो, ठीक है, तो पाइरुविक अम्ल जो होता है यह किसमें बढ़ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के रूप में। तो यह क्रेब्स चक्र जो क्या है? अनाक्षीय अभिक्रिया है। ग्लाइकोलिसिस जो प्रक्रिया है वह आक्षीय अभिक्रिया है, ठीक है। और अगर ग्लाइकोलिसिस आपसे पूछा जाए तो ग्लाइकोलिसिस को हम कहते हैं कि यह ग्लूकोज के अणुओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुविक अम्ल में परिवर्तित कर देता है तथा पुनः ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन जब उपस्थित हो तो वह उसको एथिल अल्कोहल और ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या? ग्लाइकोलिसिस। लेकिन जब यह हमारा पाइरुविक अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में परिवर्तित होता है तो इसको कहते हैं हम क्रेब्स चक्र, ठीक है। यह ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया हमारी कहाँ पे होती है? कोशिका द्रव्य में। तथा क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। यह प्रक्रियाएं होती है हमारी ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि हमारे श्वसन की प्रक्रिया के साथ साथ और अन्य कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो इसके श्वसन की प्रक्रिया में हम दो चीजों का ध्यान देते हैं कि श्वसन व श्वासोच्छ्वास। देखो श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर क्या है? श्वसन क्या होता है? यह हमारे कहाँ होता है? अंतरा कोशिकीय होता है, हमारे श्वसनांगों के द्वारा होता है। तो यह क्या होता है? कोशिकीय हो गया। हमारी ऑक्सीजन कहाँ जाती है? कोशिकाओं में, ठीक है। यह कोशिकीय हो गया। श्वासोच्छ्वास में क्या होता है? यह हमारे डायफ्राम के बढ़ने और
पिचकने की अवस्था को माना जाता है जब वायु हमारे अंदर जाती है तो इस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, यह कैसा है, बाह्य हो गया या आंतरिक अंतःकोशिकीय हो गया या बाह्य कोशिकीय हो गया। इसमें ऑक्सीजन गैस को हम ग्रहण करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो यह क्या हो गई, एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई और यह क्या हो गई, एक भौतिक। क्यों, क्योंकि यह हमारे डायफ्राम के आकार के परिवर्तन को दर्शाता है। तो आप लोग जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन में आकार की परिवर्तित होती है, नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें क्या होता है, बनता है। ठीक है, इसके बाद आप बात करते हो कि अब ऑक्सीजन का आपने प्रयोग किया तो ऑक्सीजन क्या है, एक ईंधन है। तो ईंधन के द्वारा क्या होता है, हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, लेकिन इससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती। ठीक है, यही अंतर है श्वासोच्छ्वास व श्वसन में। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। फिर इसके बाद बात करते हैं हम श्वसनांगों की। श्वसनांगों की बात करते हैं तो हमारा मुख्य जो श्वसनांग है वह है हमारा फेफड़ा। ठीक है, तो श्वसनांगों में आप जब बात करते हैं तो वह श्वसन हमारे कहां से शुरू होता है, नासा हुआ, नासा, फिर नासा हुआ, फिर ग्रसनी, ग्रसनी से होता हुआ वह पहुंचता है हमारा वायु नलिका, वायु नलिका से फिर पहुंचता है वह हमारे फेफड़े में। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि यह फेफड़ा किस तरीके का होता है, कैसी संरचना होती है उसकी। तो फेफड़े को नॉर्मली हम एक छोटा और एक बड़ा होता है। ठीक है, इसको बाह्य संरचना में देखने पे इसमें खांचे पाए जाते हैं, मतलब दबाव जैसी संरचना मिलती है। जो ये दबाव जैसी संरचना मिलती है इसको हम लोग कहते हैं खांच। ठीक है, इसमें एक फेफड़ा हमारा छोटा तथा एक फेफड़ा हमारा बड़ा होता है। यह जोड़ों के रूप में पाया जाता है, जिसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है। वह किसका बना होता है, एपिथीलियमी ऊतक का। ठीक है, यह एपिथीलियमी ऊतक हमारा उसको बाह्य आघातों से सुरक्षा देता है तथा इसके अंदर गुच्छनुमा कुपिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कुपिकाओं का समूह पाया जाता है। यह कुपिका होती कैसी है, तो यह एक किपनुमा संरचना होती है। जैसे कि आप किसी तेल लेने वाले के पास पहुंचते हो तो वह आपको एक किप का दिखाता है जिसमें वह तेल नापता है या निकालता है। तो ये कुपिकाएं ही वायु को अवशोषित व छोड़ने का कार्य करती हैं। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत। ठीक है, तो यह हो गया आपका फेफड़े की संरचना। इसका कार्य क्या है फेफड़े के, तो फेफड़ा का कार्य है हमारे रक्त में ऑक्सीजन को उपस्थित करना तथा रक्त को शुद्धिकरण करना, जिससे हमारे रक्त के साथ उपस्थित ऑक्सीजन जाके हमारे सभी अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाए। तो इसमें हमारा मुख्य कार्य करता है फेफड़ा नहीं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है फेफड़े में तो यह हो जाता है परिवर्तित ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का मिश्रण है। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे अन्य कोशिकाओं तक पहुंचता है, जहां पर उपस्थित कार्बन जो होता है इससे मिश्रित होता है, तो यह बन जाता है हमारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है और ऑक्सीजन को वहां पे छोड़ देता है। ठीक है, इस प्रकार की प्रक्रिया के
फलस्वरूप हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह निरंतर होता रहता है। जहां तक किसी को दिक्कत, यह हमारा एक जैविक प्रक्रिया है जो कि क्या है, श्वसन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं परिवहन की, जिसके लिए हमारा मुख्य अंग क्या कार्य करता है, कौन सा, हमारा मुख्य जो अंग है वह है रक्त परिवहन। मतलब हमारे शरीर में सभी खाद्य पदार्थों व ऊर्जा के लिए अन्य खाद्य पदार्थों को पहुंचाने, ले आने और ले जाने की जो प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया होती है हमारा मुख्य कार्यकर्ता उसमें रक्त। रक्त का निर्माण कैसे होता है, रक्त जो होता है यह लाल रंग का पदार्थ होता है जिसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं जो होती हैं ये 3 प्रकार की होती है, प्लाज्मा पहला, दूसरा कणिकाएं। कणिकाएं जो बढ़ती हैं हमारी 3 भागों में, WBC, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसी क्या होता है, आरबीसी या रक्त के रंग को देने का प्रदान करता है, जिसके कारण रक्त ही हमारा लाल होता है। इसका जीवन काल 1 से 120 दिनों तक तथा इसका 1 से 7 दिनों तक, यह हमारे संख्या में लगभग 2.5 लाख तक उपस्थित रहता है। ठीक है, यह कणिकाएं वह प्लाज्मा क्या होता है, यह एक हमारा प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है जो रक्त में उपस्थित होता है। इसका रंग हल्का पीला व रंगहीन माना जाता है। ठीक है, जो कि हल्का चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे आपको कभी चोट लगती है तो आपको दिखता है कि वहां पे क्या होती है, छोटी छोटी से पीले रंग के पंछे जैसी संरचना दिखती है ना बाहर निकलती हुई, वह क्या होता है, वह होता है हमारा प्लाज्मा। ठीक है, यह हमारे शरीर में क्या करता है, जीवाणुओं, बैक्टीरिया व अन्य हानिकारक पदार्थों को रोकने का कार्य करता है। ठीक है, तो यह है हमारा प्लाज्मा और यह हो गई हमारी कणिकाएं। रक्त का कार्य अभी आप लोगों ने श्वसन में सीख जाना कि रक्त हमारे शरीर में और क्या क्या कार्य करता है। तो रक्त हमारे शरीर में खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य, दूसरा क्या होता है, आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का। तीसरा क्या होता है इसका, आप देखते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी, ठीक है, तथा यह अन्य हमारे जो भी छोटे या बड़े कोशिकांग या आंतरिक अंग हैं उनकी मरम्मत के रूप में भी कार्य करता है। क्लियर हुआ, रक्त के कार्य, रक्त की संरचना और उनमें उपस्थित जो भी हमारे चीजें उपस्थित हैं। क्लियर हुआ, यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक, लेकिन इस रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना तो ये सब हुआ, लेकिन इनका संचय, जो रक्त का संचय होता है वह होता है हमारे हृदय में। ठीक है, हृदय क्या होता है, हृदय यह हमारे शरीर में उपस्थित एक ऐसी पेशियां होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं हृदयक पेशियां। ठीक है, जो कि हमारे जीवन पर्यंत कार्य करते रहते हैं। ठीक है, इसमें उपस्थिति में इसके ऊपर होता है क्या है, यह एक बंद मुट्ठी के आकृति का
ठीक है। यह बाह्य रूप से देखने पे एक बंद मुट्ठी की आकृति का हमारे वक्ष गुहा में बाईं तरफ हल्का झुका हुआ रहता है। ठीक है। इसके बाहर दो बाहरी लेयर पाई जाती हैं जिसको हम लोग कहते हैं हृदयावर्णी आवरण। ठीक, इतना सारी चीजें समझ में आई। तथा इन दोनों के बीच में एक श्लेष्म भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, जो कि इनको आपस में रगड़ से बचाने का कार्य करता है। ठीक है। तथा इसके निचले छोर पे एक पश्च महाशिरा पाई जाती है, जो कि रक्त को हमारे शरीर में पंप करने का कार्य करती है। ठीक है। तथा ऊपरी छोर पे 3 पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी शिरा, उच्च शीर्ष के रूप में धमनियां पाई जाती हैं। ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत? इसका भार पुरुषों में 250 से 350 ग्राम तक होता है। ठीक है। लेकिन स्त्रियों में 175 से 275 ग्राम तक माना जाता है लगभग। ठीक है। यह हो गई हमारे हृदय की बाह्य संरचना, अगर आपसे पूछता है तो। लेकिन अगर आंतरिक संरचना पूछ देता है आपसे, तो इसमें क्या करते हैं, हम इनको 4 भागों में बांट देते हैं। आलिंद, निलय, अभी यह क्या है? बायां हाथ, बायां, दायां, दायां, बायां। ठीक है। इन 4 कोष्ठकों में यह मिलकर बना होता है, जहां पे ये पाए जाते हैं कोटर, जिसमें हमारा रक्त इकट्ठा होता है। ठीक है। तो यह हो गई। तो अगर आप आंतरिक संरचना में पूछता है तो मानव हृदय में यह मुख्य रूप से 4 कोष्ठों के रूप में बटा होता है। बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय, तथा इनमें कोटरों जैसी संरचना पाई जाती है, जो रक्त को उस भाग में रोकने का कार्य करती है। ठीक है। तो यह हो गया आपके हृदय की आंतरिक संरचना।